जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। आज हम राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग, राज्य सरकार का जो 3 अंग होता है ना, विधानमंडल यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जिसमें आज हम राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण भाग विधानमंडल को पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? विधानमंडल को। अब राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है विधानमंडल। राज्य में अगर कानून बनाना हो, राज्य में किसी भी प्रकार का राज्य के लिए कानून बनाना हो तो कानून विधानमंडल बनाती है। जैसे ही केंद्र में संसद बनाती है कानून, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल कानून बनाती है। अब विधानमंडल के पुनः 3 अंग हो जाते हैं। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा और राज्यपाल है, यानी एक सदनीय विधानमंडल है। बात करें विधानमंडल की तो एक सदनीय विधानमंडल है। बाकी सभी राज्यों में, मात्र 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। हम बिहार से हैं तो बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। यही बगल के एक राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश, उसमें भी द्विसदनीय विधानमंडल है। तो कुल 6 राज्यों में 28 राज्य है। 28 राज्य में आपको 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल मिलेंगे। बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, केवल विधानसभा है। तो विधानमंडल आप समझे, राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्य सरकार का वो अंग है जो कानून बनाने का काम करता है। जैसे केंद्र सरकार में कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद। केंद्रीय विधायिका का नाम है संसद। उसी तरह राज्य विधायिका का नाम है विधानमंडल। यानी विधानमंडल राज्य में कानून बनाने का काम करता है। बिहार के लिए कोई कानून बनाना हो तो बिहार विधानमंडल बनाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए कोई कानून बनाना हो तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल बनाएगा। हर राज्य के लिए अपनी अपनी एक विधानमंडल होती है। और विधानमंडल के हम अंग बताइए दिए। पहला विधानसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राज्यपाल। तीनों हम पढ़ा चुके हैं। राज्यपाल पहले पढ़ाए, उसके बाद विधानसभा पढ़ाए, फिर विधान परिषद पढ़ाए। तो राज्यपाल भी पढ़ा चुके हैं, विधानसभा भी पढ़ा चुके हैं, विधान परिषद भी पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप पिछले क्लासेस में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे विधानमंडल। तो हम बता दें कि राज्य सूची 7वीं अनुसूची, संविधान के 7वीं अनुसूची देखिएगा तो उसमें 3 सूचियां है। एक संघ सूची, जिसमें पहले 97 विषय थे, अब 100 हो गए हैं। तो संघ सूची पर अधिकार है, संघ सूची पर कानून बनाने का काम संसद करती है, यानी केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद करती है। लेकिन राज्य सूची पर यही विधानमंडल कानून बनाता है। राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? विधानमंडल कानून बनाता है। ठीक है। अब रही बात की तीसरी सूची है समवर्ती सूची। पहला संघ सूची जिसपे राज्य केंद्र सरकार अर्थात संसद कानून बनाएगी। दूसरा राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार अर्थात विधानमंडल कानून बनाएगी। और तीसरा समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बनाती है। तो आपको पता चल गया कि विधानमंडल राज्य सूची पर कानून तो बनाती है, राज्य सूची तो इसका अपना विषय ही है। लेकिन समवर्ती सूची जो है उसमें भी विधानमंडल का हक है, विधानमंडल का अधिकार है, क्योंकि समवर्ती सूची के पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यानी राज्य के विधानमंडल भी और केंद्र के संसद भी कानून बना सकते हैं। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि अगर विवाद हो जाए, माने विवादास्पद विषय हो जाए, अरे कहने का मतलब कि दोनों राजी न हो, विधानमंडल दूसरा चाहता हो और आपका विधानमंडल दूसरा चाहता हो और संसद दूसरा चाहता हो, तो उस परिस्थिति में विधानमंडल को पीछे हटना पड़ता है। संसद बड़ा भाई है ना, संसद बड़ा भाई है, केंद्र सरकार का वो अंग है, इसलिए संसद की बातें मान ली जाती है। बात समझ में आई? 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां है। मैट्रिक में, इंटर में हर क्लास में पढ़ना है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां है। संघ सूची जिसपे कानून बनाएगा संसद,
केंद्रीय विधायिका, राज्य सूची जिस पर कानून बनाएगा आपका ये विधानमंडल, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। अगर दोनों में विरोधाभास हुआ तो फिर संसद के पक्ष में चला जाता है, विधानमंडल को पीछे हटना पड़ता है। तो अभी फिलहाल इतना जाने कि यह राज्य सूची और समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का काम करता है विधानमंडल। यहाँ हम लिखे होंगे राज्य सूची पर भी कानून बनाता है और समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का काम करता है विधानमंडल। अब रही बात की धन विधेयक। अगर धन विधेयक कोई विषय हो, जितने विषय होते हैं, जितने विधेयक होते हैं उन सभी विधेयकों पर कानून जो बनाता है विधानमंडल बनाता है। सभी विधेयकों पर कानून बनाता है विधानमंडल। राज्य सूची के विषय के सभी विषयों पर कानून बनाता है विधानमंडल। और विधानमंडल में कानून बनने के लिए, किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए, विधान बनने के लिए जरूरी है कि विधानसभा, विधान परिषद में, दोनों सदनों में पास हो। पहले कोई एक सदन पास करे, फिर दूसरा सदन पास करेगा, तब राज्यपाल की स्वीकृति ली जाएगी, राज्यपाल अपना स्वीकृति दे देंगे, तो वह विधेयक विधान बन जाएगा, लगभग सभी विधेयक। लेकिन एक विधेयक ऐसा विधेयक है, धन विधेयक, जो केवल लोकसभा में है, केवल विधानसभा में लाई जाती है। केंद्र में धन विधेयक लोकसभा में लाई जाती है, इसलिए मेरे जुबान से निकल गया। लेकिन केंद्र की बात यहाँ नहीं चल रही है, राज्य की बात चल रही है। तो राज्य में धन विधेयक, अगर राज्य सूची से संबंधित कोई धन विधेयक है तो उस धन विधेयक को कहाँ लाया जाता है? केवल विधानसभा में लाया जाता है, निचला सदन में। विधानसभा इस विधानमंडल का अंग है, विधानसभा विधानमंडल का अंग है। तो विधानसभा में धन विधेयक को केवल विधानसभा में पेश किया जाता है, पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में जाता है, हाँ जाएगा, लेकिन विधान परिषद 14 दिन से अधिक दिनों तक उसे रोक नहीं पाएगा। कहने का मतलब कि अगर धन विधेयक को विधानसभा पास कर दिया ना, तो विधान परिषद उसे कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कितना बिगाड़ेगा? मात्र 14 दिन तक रुकेगा। इतना ही पावर है विधान परिषद को, इतना ही पावर है कि वह अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पास समझा जाएगा। मान लीजिए कोई भी धन विधेयक हो, अन्य विधेयक हो तो दोनों सदन में पास कराना पड़ेगा, और कोई दूसरा विधेयक हो, धन विधेयक के अलावा दूसरा कोई विधेयक हो तो दोनों सदन में पास कराना पड़ेगा। लेकिन और सब विधेयक की बात नहीं, धन विधेयक की बात किया जाए तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले विधानसभा में लाया जाएगा। अगर विधानसभा उस धन विधेयक को पास कर दिया ना, तो विधान परिषद यानी उच्च सदन, विधान परिषद पढ़ा चुके हैं, उच्च सदन विधान परिषद, उसे इतना ही पावर है कि वो 14 दिन तक उसे रुकेगा। अगर 14 दिन के अंदर पास कर दिया तो भी पास, अगर पास नहीं किया, 14 दिन तक रोक कर रखा, तो 15वां दिन उसे पास समझा जाएगा, पास हो जाएगा। धन विधेयक पर एक केवल मात्र लोकसभा का अधिकार है, लोकसभा कह रहे हैं, विधानसभा का अधिकार है। धन विधेयक पर लोकसभा का भी अधिकार है, केंद्र में जाइएगा तो लोकसभा का। धन विधेयक पर केवल विधानसभा का अधिकार है, विधान परिषद का बस उतना ही अधिकार है कि वो 14 दिन तक रोकेगा, बाकी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि काहे धन विधेयक पर केवल विधानसभा का अधिकार दिया गया? तो इसलिए दिया गया कि विधानसभा में जो मेंबर चुनकर आते हैं वो लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुन करके आते हैं। तो धन किसका है? लोकतांत्रिक देश है ना अपना, लोकतांत्रिक राज्य है, तो यहाँ धन का मालिक कौन है? लोग। तो धन का मालिक कौन होना चाहिए? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो विधानसभा में जो लोग चुन कर आते हैं उन्हें लोग चुन करके भेजते हैं, इसलिए विधानसभा में जो लोग चुन कर आए हैं वही मालिक हो जाते हैं धन विधेयक के, और वही पास करते हैं। इसीलिए विधानसभा पास कर दी तो विधान परिषद उसे 14 दिन तक रोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है। अब रही बात की संयुक्त बैठक की बात, तो संयुक्त बैठक काहे लिए बुलाई जाएगी? जब विधानसभा उसे पासे कर दी, अब विधान परिषद उसे कुछ बिगाड़िए नहीं सकती है, बस 14 दिन तक रोक सकती है, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अन्य कोई विधेयक हो,
अन्य धन विधेयक के अलावा कोई दूसरा विधेयक हो, जैसे संविधान संशोधन तो ही करता नहीं है विधानमंडल, वो तो संसद का विषय है। अन्य कोई भी विधेयक हो, धन विधेयक को छोड़ करके कोई भी विधेयक हो, तो उस पे अगर मान लीजिए लोकसभा पास कर देती है, लोकसभा पर चले गए, विधानसभा पास कर देती है और विधान परिषद पास नहीं करती है, या फिर विधान परिषद पास कर देती है और विधानसभा पास नहीं करती है, तो मैंने कोई एक सदन पास कर दी, कोई एक दूसरा सदन पास नहीं की, तो उस परिस्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है कि कहीं जगह दोनों सभा को, दोनों सदन को बुलाई जाएगी और फिर पास की जाएगी। लेकिन धन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। जाहिर सी बात है कि धन विधेयक को विधान परिषद कुछ बिगाड़िए नहीं पाती है। धन विधेयक पर विधान परिषद का कोई अधिकार नहीं है, बस इतना ही अधिकार है कि वो 14 दिन तक रोक सकती है। तो फिर धन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने की क्या जरूरत है? तो धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, चाहे वो राज्य विधानमंडल हो या फिर केंद्रीय संसद हो, कहीं भी धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। बैठक करने के लिए वर्ष में 3 सत्र होते हैं ना, तो विधानमंडल की जो बैठक बुलाई जाती है उसमें अधिकतम कितने संख्या चाहिए? तो अधिकतम तो सभी लोग आ जाए, 100% में 100%, जितने विधानसभा के सदस्य है सब लोग आ जाए, विधान परिषद के जितने सदस्य है सब लोग आ जाए, तब तो बेहतर न रहेगा जी। कोई भी विधेयक पास कराना हो तो फटाफट पास होगा, कोई भी विधेयक पास कराना हो एकदम फटाफट पास होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आसानी से होगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि विधायक जी लोग, IMLC साहब लोग, विधानसभा में जो लोग रहते हैं विधायक कहते हैं, और विधान परिषद के जो निचला सदन में जो लोग रहते हैं वो, सॉरी, उच्च सदन में उसे MLC कहते हैं। तो MLC साहब लोग, MLA साहब लोग इतना फ्री है कि सब लोग 100% में 100% आ जाए पटना विधानमंडल के सत्र में, बैठक में। ऐसा कदापि होता नहीं है कि सभी लोग प्रेजेंट हो जाए। अरे कभी सौभाग्यवश कहेंगे, दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्यवश अगर 100% में 100% लोग उपस्थित हो गए तो ये सौभाग्य की बात है। लेकिन विधानमंडल में सभी लोग उपस्थित हो नहीं पाते, तो अधिकतम कितना? 100%, सभी लोग ऑल टू ऑल आ जाए। और न्यूनतम कितना आना चाहिए? न्यूनतम कितना सदस्य, दोनों सदन में कितना कितना सदस्य होने चाहिए? तो न्यूनतम 1/10 माने 10वां हिस्सा होना चाहिए। 1/10 के मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी सदन में अगर 100 सदस्य है तो उसमें से 10 सदस्य को तो आना जरूरी है, तो 1/10। देखिए ध्यान रहे कि 1/10 के साथ साथ 10 से कम न हो, कम से कम 10 सदस्य आ गए, तो 1/10 के साथ साथ कम से कम 10 लोग आने चाहिए, माने 1/10 होने चाहिए ना, तो 10। जैसे बात समझिए, अपने बिहार विधानसभा में तो संख्या 243 है, तो 243 का 1/10 कीजिएगा, 243 का 1/10 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 243 का 1/10, 1/10, तो इस 10 से भाग दीजिएगा तो 20, 24, लगभग कितना आएगा? 24। तो कम से कम 24-25 सदस्य का आना विधानसभा में आवश्यक है। लेकिन ये तो 1/10 हो गया, माने 10वां हिस्सा आना जरूरी है, तब गणपूर्ति होगी, माने बैठक की कार्यवाही पूरी की जाएगी। अरे कोई विधेयक तो पास होगा नहीं, 24-25 आदमी का पास करेंगे तो कोई विधेयक तो पास होगा नहीं, कोई विधेयक पास नहीं होगा, लेकिन गणपूर्ति हो जाएगी। गणपूर्ति का मतलब एक कोरम होता है ना बैठक करने की, तो वो कोरम पूरी हो जाएगी। विधानसभा की बात रही। अगर बिहार विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद में मात्र 75 लोग हैं, तो इसका 1/10 किया जाए तो 7.5 आदमी होंगे। 1/10 किया जाएगा तो 7.5 आदमी, 7.5 आदमी नहीं, 8 आदमी आएंगे तो नहीं होगा, कम से कम 10 होने चाहिए। 1/10 और 10 का मतलब हुआ कि कम से कम 10वां हिस्सा आए, और 10वां हिस्सा भी 10 से कम न हो, 10वां हिस्सा भी 10 से कम न हो, 10वां भाग आए ना तो 10 से कम न हो।
तो जैसे कि बिहार विधान परिषद में 75 लोग हैं, तो 75 में से 10 से अगर कम लोग आते हैं तो सत्र की बैठक होना माने उसका कोरम भी पूरा नहीं हो पाएगा। जो सत्र की बैठक की जो कोरम है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कम से कम 10 1/10 आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है कहीं भी तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाएंगे, फिर से आपको कमेंट के जरिए बताएंगे। हाँ, विधानमंडल के वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। सत्र यानी बैठक। वर्ष में 3 बैठकें बुलाई जाती है विधानमंडल की। उधर जाइएगा तो संसद के भी 3 ही सत्र बुलाए जाते हैं और विधानमंडल के भी 3 सत्र। अगर संसद अच्छा से समझ ली है तो विधानमंडल समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर विधानमंडल अच्छा से समझ लीजिए तो फिर संसद भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। अपनी यहाँ की पॉलिटी इतनी सुंदर है, इतनी मजेदार है कि अगर राष्ट्रपति पढ़ लिए तो इधर राज्यपाल आसानी से समझ लीजिएगा, प्रधानमंत्री पढ़ लिए तो मुख्यमंत्री आसानी से समझ लीजिएगा, अगर संसद पढ़ लिए तो विधानमंडल समझ लीजिएगा, अगर लोकसभा पढ़ लिए तो विधानसभा समझ लीजिएगा, अगर राज्यसभा पढ़ लिए तो विधान परिषद समझ लीजिएगा। बहुत आसान हो जाता है। बस क्रमबद्ध रूप से आप सारे क्लास को पढ़ेंगे ना तब समझ में आने वाली है, तब अच्छा लगेगा। अगर एक क्लास बीच में से देखते हैं तो फिर नहीं समझ में आएगा। क्रमबद्ध रूप से पूरा क्लास जितना हम पढ़ाए हैं सब देखिएगा तब समझ में आएगा। तो अभी हम बताए कि वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, माने विधानमंडल की 3 बैठकें होती है। वर्ष में जितने विधायक जी लोग है, एमएलसी साहब लोग, एमएलए और एमएलए साहब लोग, वर्ष में 3 बार उन लोगों को बिहार के एमएलसी और एमएलए को पटना जाना पड़ता है। यानी विधानमंडल की 3 सत्र होती है, 3 बैठकें होती है। वर्ष में कितनी बैठकें होती है? 3। लेकिन 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। कितना माह? 6 माह। ये सभी बातों को हम पीछे लिखे हुए। तो 6 माह से अधिक अंतराल 2 सत्रों के बीच नहीं होनी चाहिए। अब इससे क्या जाहिर होता है कि वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो होना आवश्यक है। कितने सत्र होते हैं? 3। तो अधिक से अधिक कितने सत्र होगी? 3। कम से कम 2। काहे कम से कम 2? क्योंकि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। तो वर्ष में जब 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा तो 2 तो सत्र बुलाना ही पड़ेगा, 2 बैठक तो कराना ही पड़ेगा। तो विधानमंडल की अधिकतम बैठक 3, क्योंकि 3 तो होती है, प्रावधान ही है कि 3 सत्र बुलाना है, 3 बैठकें कराना है। विधानमंडल की 3 सत्र की बैठक होगी ही। लेकिन उन 3 बैठकों में लेकिन 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब वर्ष में कम से कम 2 होनी चाहिए। तो हम बात करें तो विधानमंडल की बैठक यानी सत्र कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 होती है। अब प्रश्न एक और आता है कि सत्र को बुलाता कौन है? सत्र को आहूत कौन करता है? सत्र को आहूत कौन करता है? तो राज्यपाल। विधानमंडल के सत्र को राज्यपाल। वहीं आपको संसद में पढ़ाए कि संसद के सत्र को राष्ट्रपति आहूत करते हैं और विधानमंडल के सत्र को कौन आहूत करता है? राज्यपाल। आहूत यानी बुलाना। तो राज्यपाल सत्र को बुलाते हैं। सत्रावसान कौन करता है? माने समाप्ति कौन करते हैं? सत्र की समाप्ति कौन करते हैं? तो विधानमंडल के सत्र की आहूत करते हैं राज्यपाल, तो सत्रावसान भी करते हैं राज्यपाल, यानी समाप्त भी करते हैं। सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करने का काम राज्यपाल करते हैं विधानमंडल का। और संसद में आप पढ़े होंगे कि संसद के सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं और आहूत भी राष्ट्रपति करते हैं। माने सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं, आहूत भी राष्ट्रपति करते हैं। आहूत यानी बुलाना, सत्रावसान माने समाप्त करना। तो संसद के सत्र को बुलाना और समाप्त करना राष्ट्रपति, और विधानमंडल के सत्र को बुलाना और समाप्त करने का काम राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की क्लास में भी इसको हम समझाएं, ये तो हम बता चुके। विधानसभा की अवधि उस तिथि से प्रारंभ होती है जिस तिथि को पहली बैठक हुई थी। विधानसभा की कितनी कार्यकाल कितना दिन का होता है? 5 वर्ष का। तो अब प्रश्न उठता है कि 5 वर्ष कब से जोड़ा जाएगा? 5 वर्ष कब से जोड़ा जाएगा? जैसे आप नौकरी में जाइएगा, किसी भी नौकरी में, तो मान लीजिए कि नौकरी 60 वर्ष, तो 60 वर्ष के एज तक में रहिएगा। लेकिन ये विधानसभा का कोई एज थोड़े होता है, जो सर्टिफिकेट देख लिया एज के अनुसार रखा जाएगा ना। इसका कार्यकाल 5 साल होता है। विधानसभा के कार्यकाल 5 साल होता है। विधानसभा क्या है? विधानमंडल का एक पहला अंग है।
तो विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन कब से जोड़ा जाएगा? प्रश्न उठा कि 5 साल तो होगा, लेकिन कब से जोड़ा जाएगा? तो यहाँ हम लिखे हैं, देखिए, विधानसभा की अवधि उस तिथि से प्रारंभ होगी जिस तिथि को पहली बैठक हुई थी। विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी, नई विधानसभा बनी ना, नई विधानसभा जब बनती है तो विधानसभा की जब बैठक होती है, पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक से जोड़ी जाती है। और जिस दिन 5 साल होता है फिर विधानसभा भंग हो जाएगी। तो विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष कहां से स्टार्ट होती है? पहली बैठक से। विधानसभा की जो पहली बैठक होगी, पहला सत्र होगा, उसी दिन से जोड़ा जाएगा 5 वर्ष। अब प्रश्न उठता है कि क्या 5 साल से पहले भी समाप्त किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री परामर्श देते हैं राज्यपाल को, अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श दे, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा को भंग कर सकते हैं। विधानसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से 5 वर्ष के पहले भी विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि विधान परिषद का कार्यकाल, ना उसका कार्यकाल ना, वो अस्थायी सदन है। हम विधान परिषद में इसको समझाए हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से समझाए हैं। आप विधान परिषद वाला क्लास देखिएगा तो विधान परिषद अस्थायी सदन है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो अस्थायी सदन है। उसके सदस्य जो है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन विधान परिषद अस्थायी सदन है। काहे कि हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, पुराने 1/3 सदस्य जाते हैं और फिर नए 1/3 सदस्य आते हैं। इसलिए विधान परिषद कभी समाप्त नहीं होता है, अस्थायी सदन है, उसे बीच में भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए विधान परिषद अस्थायी सदन। अब रही बात की विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, अगर उसका सदस्य चाहे तो 2-4 साल एब्सेंटे रहेगा, जीत गया, विधायक बन गया, दिन भर घूमता रहेगा, शादी ब्याह में जाकर नाश्ता खाता रहेगा, शादी ब्याह में लोगों से मिलता रहेगा, वोट लेता रहेगा, जीतता रहेगा, और सदन की बैठक में नहीं जाएगा। तो ऐसा नियम नहीं है। आपको जिताया गया है, आपको विधायक बनाया गया है इस वजह से कि आप जनता के कार्यों को करें, आप सत्र की बैठक में शामिल हो, इसलिए। तो आप सत्र से अधिकतम अगर 60 दिन से अधिक एब्सेंट रहते हैं, किसी भी सत्र की बैठक होती है ना, तो सत्र से 60 दिन से अधिक, 60 दिनों से अधिक दिन तक आप सत्र में एब्सेंट नहीं रख सके। यहाँ लिखे हैं कोई भी सदस्य, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद के सदस्य हो, 60 दिनों से अधिक समय तक सदन में अनुपस्थित नहीं रह सकते, सदन में जाना ही जाना है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह भी बताए हम, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल 5 वर्ष के पहले भी विघटित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 5 वर्ष के पहले मुख्यमंत्री परामर्श देते हैं, अब विधानसभा विघटित हो जाती है, विधानसभा समाप्त हो जाती है, तो फिर क्या होगी? बिना विधानसभा के विधानमंडल चलेगा? खाली विधान परिषद चलाएगा? विधान परिषद चलाएगा तो 6 गो राज्य में विधान परिषद है, और इस सब में कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए व्यवस्था की गई है कि अगर मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल विघटित कर देते हैं तो बीच में मध्यावधि चुनाव होगी। मध्यावधि चुनाव करा के फिर से विधानसभा गठित कर लिया जाएगा बचे हुए समय के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान के अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, अद्वितीय आपातकाल, खूब अच्छा से पिछले क्लासेस में पढ़ाए हैं, थोड़ा ज्यादा पीछे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें हम राष्ट्रीय आपातकाल समझाए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। 356 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है ना, वो देश में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, पहले ऐसा नहीं था, पहले आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके इसमें चेंजिंग किया गया। चूंकि इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी आंतरिक अशांति के आधार पर, तो 44वां संविधान संशोधन करके ही कर दिया गया कि देश में अगर सशस्त्र विद्रोह होगा, जब लोग हथियार से लड़ने लगेंगे, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है। या कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, बाहरी आक्रमण हो जाए, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा देश में। अभी जैसे कि आंदोलन हुआ था
कल की बात बता रहे हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है इस्तीफा दिए, उनको इस्तीफा दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो नरेंद्र मोदी चाहते, अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते लिखित रूप से मंत्रिमंडल द्वारा परामर्श दिलवाते तो आपातकाल लग सकता था, लेकिन लोग सशस्त्र विद्रोह तो नहीं कर रहे थे, हथियार से तो नहीं लड़ रहे थे, बस आंदोलन कर रहे थे, मांगे पूरी करने। तो शांतिपूर्ण आंदोलन हो तो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? जब लोग सशस्त्र विद्रोह करेंगे, हथियार से लड़ाई शुरू कर देंगे, तो उस परिस्थिति में वो भी मंत्रिमंडल लिखित रूप से परामर्श देगी, लिखित रूप से परामर्श देगी राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। लिखित रूप से, मौखिक ना, पहले मौखिक लग जाता था, इंदिरा मौखिक के रूप से दी थी परामर्श। तो ठीक है, तो जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर विधानसभा की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। अगर देश में भी राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो तो विधानसभा लोकसभा दोनों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की भी बढ़ाई जा सकती है, केंद्र में लोकसभा के अंतर्गत हम पढ़ाए हैं, हम संसद के अंतर्गत कि लोकसभा की भी अवधि बढ़ाई जाती थी, तो उस क्लास में हम बताए हैं। अभी यहाँ जानिए कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो आपातकाल लागू होने पर विधानसभा की अवधि, माने विधानसभा का टाइमिंग 5 वर्ष है ना, अवधि 5 वर्ष है, कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। लेकिन 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल समाप्त होने के 6 माह से अधिक समय तक नहीं रह सकती है। यानी अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो तो विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो गया 6 माह में तो समाप्त हो जाता है ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर समाप्त भी हो गया तो 6 माह से अधिक समय तक विधानसभा नहीं रह सकती है। जो कहने का मतलब कि जो अवधि बढ़ाई गई है वो 6 माह से अधिक नहीं चलेगा, 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा, लगने के अंतिम चरण में 1 वर्ष बढ़ाया गया विधानसभा का कार्यकाल, और तब तक 2 या 4 दिन में समाप्त हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल 2-4 दिन में समाप्त हो गया, तो फिर विधानसभा का 1 वर्ष का जो बढ़ाया गया है वो 1 वर्ष रहेगा, नहीं अधिकतम 6 वर्ष, 6 महीना, 6 महीने से अधिक नहीं। माने राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा और उसके बाद अधिकतम 6 माह तक विधानसभा रहेगा, उसके बाद भंग कर दिया जाएगा। कौन विधानसभा भंग किया जाएगा? जो 1 वर्ष बढ़ाया गया है उस अवधि में से। अभी नहीं कि 5 वर्ष उसका कार्यकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो जुड़ते भंग कर दिया जाएगा ना, हम वो बात नहीं समझा रहे हैं। हम जो समझा रहे हैं वो समझिए। मान लीजिए वो 5 वर्ष पूरा कर चुका है, कोई भी विधानसभा अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर चुका है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लग गया जिसके कारण 1 वर्ष बढ़ाया गया। तो 1 वर्ष जो बढ़ाया गया है ना, उस अवधिया को अगर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है तो उसमें से 6 माह से अधिक नहीं रहेगा। माने बढ़ाई गई अवधि यहाँ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल समाप्त होने के 6 माह से अधिक समय तक जारी नहीं रहेगा। बातें समझ में आई? अगर कहीं भी बात समझ में नहीं आई हो, कहीं आप नहीं समझ पाए हो तो दोबारा क्लास दे सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आपके कमेंट को जरूर देखेंगे। यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर तो आप तो देखते ही हैं, चंदन कुमार के नाम से मेरा फेसबुक चलता है। यूट्यूब पर अगर जाना चाहते हैं, यूट्यूब पर सारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर चंदन सर पिठौरी लिखने पर यूट्यूब चैनल हमारा खुलेगा। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले।